हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हो? बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सीबीएसई का सैम्पल पेपर 2025 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है भाई, सीबीएसई का ये वाला। अच्छा, हम लोग सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट करते हैं और तकरीबन ये मान लो क्वेश्चन 38 होने वाले हैं। हाँ, 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई आपसे। चलो, सेक्शन नंबर ए क्या कह रहा है देखो। जब ये वाले क्वेश्चन आप सोल्व करोगे थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि बोर्ड में अपने को कैसे सोल्व करना है, और थोड़ा टाइम भी मैनेज करना आप लोग सीख जाओगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखो, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा सीधा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। बोला है द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पीएक्स। कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको, उसका ग्राफ जो है पास होता है -6,0 से। कुछ पॉइंट दिए गए हैं आपको जहां से ग्राफ होके जा रहा है 0,-30 से, 4,-20 से एंड 6,0 से। ये कुछ पॉइंट है जहां से आपका ग्राफ पास हो रहा है। उसने पूछा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। पॉलिनोमियल के जीरोस कौन कौन से होंगे, थोड़ा सोचो। जब ग्राफ बनता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो या तो अपवर्ड पैराबोला बनता था या डाउनवर्ड। ठीक है, हाँ सही सही बात है, या तो ऊपर की तरफ बन रहा होता था या नीचे की तरफ बन रहा होता था। अच्छा, एक बात और सोचो, अगर वो दो जगह कट करता था एक्स एक्सिस को तो दो जीरोस होते थे। कितने जीरोस होते थे? दो। एक्स एक्सिस को कट करता था, हम एक्स एक्सिस चेक करते थे, और याद रहे एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो इसका कुछ पॉइंट ऐसा होता था a,0, और ये वाला कोई पॉइंट मान लो है -b,0। ऐसे कुछ पॉइंट होते थे, है ना। अच्छा, ये ग्राफ जो है अपना यहाँ से भी पास हो रहा है, यहाँ से भी पास हो रहा है, ये वाले पॉइंट से भी पास हो रहा है। ये भी पॉइंट कुछ कुछ कोऑर्डिनेट रखते होंगे अपने, लेकिन हमें इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने जीरोस केवल वो होते हैं जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा, उसके कोऑर्डिनेट चेक करने का तरीका ये है कि वहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों? 0 रहेगी। अब चेक करो, अपना ग्राफ जा रहा है इन पॉइंट से। इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो ऐसे वाले होंगे, मतलब ग्राफ पे कहीं भी लाई करेंगे वो तो, हाँ, क्योंकि ग्राफ उन पॉइंट से पास हो रहा है। ये वाला पॉइंट चेक करो, ये वाले पॉइंट में y की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है। हाँ, और अगर ग्राफ पास हो रहा है ये वाले पॉइंट से और ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक जीरो तो हो सकता है ये वाला -6। बिल्कुल सही बात है। जैसे ये रहा, यहाँ पे a और -b, ये दो जीरोज हो जाते थे। हाँ, ये वाला जीरो चेक करो, क्या x एक्सिस पे लाई करता है? नहीं करता है। इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 है, x बराबर 0 आ रहा है ना, तो y की तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। अगर कोई y की वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये x एक्सिस से पास नहीं हो रहा है। ये वाला x की भी कुछ वैल्यू है, y की भी कुछ वैल्यू है, तो ये भी x एक्सिस से पास नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे नहीं है, ये वाला पॉइंट भी x एक्सिस पे नहीं है, ये वाला पॉइंट है y एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट x एक्सिस पे है, क्योंकि इसमें y की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। तो y की वैल्यू 0 अगर होती है तो वो पॉइंट x एक्सिस पे होता है। जो पॉइंट x एक्सिस पे होता है और ग्राफ उससे पास होता है तो वो ही जीरोज माने जाते हैं। तो इसमें एक तो 6 हो गया 0, एक हो गया -6, तो 6 एंड -6 इसका आंसर हो गया। बात समझ गई? बिल्कुल आसान था। तो अपना ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखो। बोला है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन आपको दी गई है, आपको बताना है के की वैल्यू, और इनकंसिस्टेंट है। अगर आपने सैंपल पेपर थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा, अच्छा हमने इसके अलावा भी सैंपल पेपर सोल्व कराए हैं, अगर आपने उनको थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो आप बात समझ जाएंगे कि इनकंसिस्टेंट वाला केस ये होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कौन सा केस होता है? इनकंसिस्टेंट। जिसमें इनकंसिस्टेंट कौन सा होता था? जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता था, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। पैरेलल वाला, है ना, याद है, पैरेलल वाला केस होता था इनकंसिस्टेंट वाला। उसमें a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता था। ये पैरेलल लाइन हो गई। जो पैरेलल लाइन का होता है कंडीशन, उसका मतलब क्या होता था? इनकंसिस्टेंट। याद करो, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट को डिफाइन कर रहा है। इसमें ध्यान से देखो, जो x की मल्टीप्लाई में देखो, ये इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखा है 3x - ky = 7। एक इक्वेशन ये है। दूसरी लिखा है 6x + 10y = 3। x की मल्टीप्लाई में जो लिखा है ये a1 हो गया बच्चों, ये b1 हो गया, और ये हो गया c1, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों? c2। याद रहे c1 और c2 या तो दोनों उधर होने चाहिए इक्वल के, या इधर। a1 की वैल्यू कितना है सर? 3,
A2 की वैल्यू कितना है सर 6 इज इक्वल टू B1 की वैल्यू सर माइनस के, हाँ माइनस लगाना जरूरी है, B2 की वैल्यू 10 इज नॉट इक्वल टू, क्या लिखना अपना यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी, आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2 इज इक्वल टू माइनस K/10, इधर उधर लेके जाओ 10, इधर लेके जाओ 10 डिवाइड में 2 थाई इज इक्वल टू माइनस K, 2 5 जा 10, ये माइनस यहाँ पे लगा दो, K की वैल्यू आ गई -5। बताओ कोई समस्या है कि नहीं? तो K की वैल्यू निकालनी थी अपने को, K की वैल्यू कितनी है -5, ऑप्शन नंबर बी। बच्चों बिल्कुल आसान है, बस वर्ड पकड़ लेना इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ था, उसकी कंडीशन ये होती है, इनकंसिस्टेंट बोले तो पैरेलल वाली लाइन बनती है जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होता है, वो वाला कौन सा कौन डिफाइन करता है उसको, ये डिफाइन करता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेंगी, इनकंसिस्टेंट वाला केस, पैरेलल वाला। चलिए दोनों क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थोड़ा रफ करना पड़ेगा मेरे को। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 3। अच्छा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना एक बारी, क्या लिखा है देखो, पढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने आया है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू लिखा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट, अ नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, नंबर ऑफ सेकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे कोई भी पॉइंट लो, ठीक है मान लेते हैं, अच्छा सर्कल जैसा नहीं बना, अरे रुको रुको, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। मान लीजिए ये कोई पॉइंट लिया है सर्कल पे, उसने बोला है अ नंबर ऑफ सेकेंड, आप बहुत सारी सेकेंड को ड्रॉ कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे। सेकेंड का मतलब क्या होता है, सेकेंड मतलब एक लाइन ही तो होती है ऐसी, हाँ जो सर्कल को कट करके जा रही हो, ये लो ये लो, ये वाले पॉइंट से आप एक ऐसी भी ड्रॉ कर सकते हो सेकेंड, ये वाले पॉइंट से ऐसी भी कर सकते हो, ऐसी भी कर सकते हो, एक पॉइंट से आप बहुत सारे सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये तो बात बिल्कुल ठीक हो गई, तो मतलब ये तो गलत नहीं है। अच्छा उस पॉइंट के अलावा भी आप सेकेंड और कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर मान लो पॉइंट ये रहा तो ये सेकेंड, यहाँ से एक सेकेंड ये भी जा सकती है, ये वाली, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है एक सेकेंड, एक पॉइंट से कई सारे सेकेंड आप ड्रॉ कर सकते हैं, चलो ये तो बिल्कुल ठीक है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं सपोज दैट ये, तो आप इससे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट बोले तो वो वाले पॉइंट को जस्ट टच करके जा रही हो, ठीक है। तो टच करके जाने वाली लाइन तो एक ही बनती है, बट कट करके जाने वाली आप कई सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाले पॉइंट, तो एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, एक लाइन ये ड्रॉ की, जो सर्कल को कट करके जा रही है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ। सी वाला ऑप्शन गिवन है, अ कोड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। कोड क्या होता है? कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे ज्वाइन करता है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही तो कोड होता है। हाँ यही होता है। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लो, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट बनती है बच्चों, उसको कोड बोलते हैं। तो ये वाला भी बिल्कुल ठीक है बच्चा, डी। तो डी ऑप्शन यही हमारा ऑप्शन है, यही करेक्ट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है ना कौन सा करेक्ट नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, सर्कल के अंदर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, ओनली टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। हाँ कैसी बात बोल रहे हैं। सर्कल के अंदर तो आप टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते। सर्कल के अंदर अगर आप कोई पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं बच्चों, वहां से तो आप टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट सर्कल पर ड्रॉ होती है। सर्कल पर कोई पॉइंट होता है तब आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से 1 पॉइंट का मतलब होता है बच्चों 1 टेंजेंट। 1 पॉइंट बोले तो केवल 1 टेंजेंट, 1 पॉइंट मतलब 1 टेंजेंट, और वो पॉइंट केवल सर्कल पे होना चाहिए। सर्कल के ना तो अंदर हो और ना ही बाहर। अगर सर्कल के अंदर है तब भी आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सर्कल के बाहर है तब भी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सर्कल पर है वो वाला पॉइंट तो टेंजेंट वो वाले पॉइंट को टच करके जाती है। सेकेंड आप बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाली बात याद रखना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सर्कल पे कोई 2 पॉइंट लेने पर जो लाइन सेगमेंट उनको ज्वाइन करते हैं वो वाले लाइन सेगमेंट का नाम कोड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है, और उसने गलत ही पूछा था, तो यही हमारा ऑप्शन हो गया। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलो, बेहद आसान है।
बोला इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP इज 7n माइनस 4 देन द कॉमन डिफरेंस। इफ द nth टर्म का मतलब याद है an इज इक्वल टू, an बोले तो nth टर्म इज इक्वल टू 7n माइनस 4 बच्चों आपको गिवन है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, दिमाग यही होना चाहिए। nth टर्म 7n माइनस 4 गिवन है, nth टर्म 7n माइनस 4। अगर आप n की वैल्यू चेंज कराएंगे तो टर्म भी चेंज होती जाएगी। सर ये क्या बात बोल दिया आपने, अभी बताता हूँ, इधर ध्यान से देखो। n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस 4, 7 1 जा 7 माइनस 4 आ गया बच्चों 3, बिल्कुल सही बात है। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो A2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 रखो, 7 2 जा 14 माइनस 4 बच्चों आ जाएगा 10। तो A2 की वैल्यू भी आपके पास आ गई बच्चों, A1 की वैल्यू भी आपके पास आ गई। बोल रहा है आप हमें कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट A2 माइनस A1। तो वी हैव 10 माइनस 3, A2 इज इक्वल टू 10 एंड A1 इज इक्वल टू 3, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। ओके, वी हैव द ऑप्शन A, तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ओके, उससे पहले आप इसको रफ करो। आप क्या, हम ही रफ करते हैं, आप इसको नोट करो। चलिए नोट करो बच्चों, थोड़ा सा ये रफ करने का बना रहता है सिलसिला हमारा, क्या करें। हाँ चलो रफ करो फटाफट बच्चों, अरे सॉरी, नोट करो फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अच्छा, सैम्पल पेपर अगर थोड़ा सा आपको टिपिकल लगता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता एग्जाम भी ऐसा ही आता है बोर्ड का, नहीं, वो इजी आता है भाई, ठीक है, आप घबराए ना, वो आसान आता है। बट आपको सैम्पल पेपर करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है और करना ज़रूरी है। टेंशन मत लो, सैम्पल पेपर लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे और अपना NCERT करेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला है 5th क्वेश्चन में, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, राइट सर्कुलर कोन की बात की गई है, एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर आर ईच 5। रेडियस ऑफ कोन RCONE लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कोन भी 5 है और रेडियस ऑफ सिलेंडर भी कितना है बच्चों, 5। दोनों ही 5 आपको गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बोला है इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सॉरी, सिलेंडर क्यों बोल दिया हमने, तो स्फीयर गिवन था आपको, माई मिस्टेक। स्फीयर कोन का रेडियस 5 सेंटीमीटर आपको गिवन है, रेडियस ऑफ स्फीयर भी आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, और इसके साथ साथ आपको ये दिया गया है कि, क्या दिया गया बच्चों बताओ, दिया ये गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बिल्कुल सही बात है, कोन का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर दिया गया है, याद रहे, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन याद है, याद होना चाहिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों 4/3 पाई r क्यूब। 3 से 3 गायब होगा, पाई से पाई गायब होगा, ऊपर से ऊपर उड़ा सकते हैं इक्वल में, ठीक है। यहाँ से पाई गायब, 3 से 3 गायब, r स्क्वायर है, यहाँ पे r की पावर 3 है, 2 गायब हो जाएंगे, 1 r बचेगा। h इज इक्वल टू 4 बचा है और साथ में एक r बचा है। r की वैल्यू ऊपर चेक करो, 5 गिवन है, तो h इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 20 आ गया, ये आपका आंसर। कोई समस्या का विषय बिल्कुल भी नहीं है सर। ऑप्शन आपका B, तो इतना सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। ऑप्शन नंबर B लगाना, आगे बढ़ जाना। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो और ध्यान से देखो। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है 5/2। कुछ बच्चे इसको ट्रायंगल वगैरह बना के करेंगे, हम बिना ट्रायंगल के उड़ाने की कोशिश करते हैं। 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा। मेरी बात ध्यान से सुन लेना अब सारे के सारे, दिल की आंखें खोलो, इधर देखो बच्चों। tan थीटा 5/2 है, अगर हम अपने क्वेश्चन में tan थीटा बना लें तो डायरेक्ट वैल्यू 5/2 रख के कैलकुलेशन कर देंगे, खत्म बात। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, कैसे बनाएंगे सर? साइन के अपोन में कोस चाहिए, साइन के अपोन में क्या चाहिए, कोस, तभी तो tan बनेगा। याद है आपको? याद होना चाहिए, अगर नहीं है इधर लिखता हूँ, देख, साइन थीटा अपोन कोस थीटा, साइन थीटा अपोन कोस थीटा होता है बच्चों tan थीटा। ये वाली बात आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा अपोन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा। कोस ऊपर, साइन नीचे आ जाए, कोस थीटा अपोन साइन थीटा, तो बन जाता है बच्चों कोट थीटा। ये वाली बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए।
थोड़ा दिमाग लगा, अगर मैं ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों को कोस से डिवाइड कर दूं तो ऊपर वाली टर्म भी कोस से डिवाइड हो जाएगी, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी, दोनों एक tan बन जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। ये समझ नहीं आया, वापस देख। दूसरा तरीका सोच, ऊपर से कोस कॉमन ले ले, यहाँ से कोस कॉमन लेगा, बाहर आ गया, बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पे तो कोस है ही नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ पे जो चीज़ नहीं होती और हम कॉमन लेते हैं तो उसको डिवाइड में भी तो लिखते हैं, ये वाली बात पता होनी चाहिए तेरे को। +1 आएगा। सोच थोड़ा और सोच, नीचे से भी कोस कॉमन ले। सर यहाँ पे तो कोस है, यहाँ से तो कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ पे कोस नहीं है, कोई बात नहीं, जहाँ पे कोस नहीं है उसको वहाँ पे डिवाइड में लिखा जाता है। जब आप कोई भी चीज़ कॉमन ले रहे हो और वो वाली चीज़ वहाँ पे नहीं होती है, ऊपर से कॉमन लिया तो नीचे लिखा जाएगा, नीचे से कॉमन लिया तो ऊपर। अगर ये तरीका भी नहीं समझ में आया तो इसी का दूसरा तरीका समझो, यहाँ से यहाँ कैसे गई, अगर ये वाली बात समझ में नहीं आई है तो वापस समझो। इसको बताऊँगा दूसरे तरीके से भी और करके यहाँ पर बता देंगे दोबारा, पहले इसी को ख़त्म करते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, उसको ध्यान से सुन लेना बेटे। 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा, हमने कोशिश किया कोस कॉमन लेने का, हमने यहाँ से कोस तो बाहर ले लिया, यहाँ पे कोस था हमने बाहर लिया, 1 बच गया, बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पे कोस नहीं था, यहाँ पे केवल साइन था, अगर साइन था केवल कोस नहीं था ऊपर तो हमने इसके डिवाइड में लिखा है कोस ये रहा। ऐसा क्यों किया है, ऐसा होता है। सोच थोड़ा और, अगर कोस को अंदर लेके जाऊँगा मल्टीप्लाई में तो कोस अंदर जाएगा ऊपर, 4 कोस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा, कोस ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, वापस से 4 साइन थीटा बचेगा। सोच ले, अंदर मल्टीप्लाई करके देख तो 4 कोस थीटा साइन थीटा लिखा जाएगा, हाँ, नीचे कोस थीटा, बिल्कुल सही बात है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेगा प्लस कोस थीटा, हाँ, कोस से कोस गायब, 4 साइन थीटा बच गया ऊपर और प्लस में कोस थीटा, देख पहले जैसा ही तो बन गया ये रहा। हाँ, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस, कि हमने ऊपर से कोस कॉमन लिया है, जहाँ पे कोस नहीं था वहाँ हमने नीचे लिख दिया डिवाइड में, तो कोस से कोस गायब हो गया, 4 साइन अपॉन कोस अभी बताया 10 बन जाएगा, तो ये बन गया 4 साइन अपॉन कोस tan थीटा प्लस 1 डिवाइड में 4 साइन अपॉन कोस tan थीटा -1। नीचे का पार्ट दिखाई दिया आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ दिखाई दे रहा है, चल जाएगा काम, ठीक है। ऊपर वो रफ करते हैं, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। हमने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चों, देखो थोड़ा सा जल्दी करना है तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। सर 4 tan थीटा प्लस 1 4 tan थीटा -1 बना है, tan थीटा की वैल्यू सर आपके पास 5/2 है, तो यहाँ पे रख दो 4, वैल्यू रखते हैं 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 5/2 -1। इसको सोल्व करो, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 में से 1 गया 9, ये आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा ठीक है, मुझे लगता है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। अच्छा सर आप इसका दूसरा तरीका क्या बता रहे थे बेटे, ध्यान से देख, दूसरा तरीका इसका ये है, अगर आप ये नहीं सोच पा रहे तो दूसरा सोचो, ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो कोस से। इसको रफ करता हूँ, वापस से समझाता हूँ, ऊपर से समझ जाओगे, कोई से ना कोई सा तरीका समझ जाएगा। एक और समझाऊंगा फिर इसका तरीका, उससे तो सभी कर लेते हैं। देख यहाँ पे लिखा है 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखा हुआ था, आपने न्यूमरेटर को भी कोस से डिवाइड किया, हाँ चलो, नीचे लिखा है 4 साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आपने डिनोमिनेटर को भी कोस से डिवाइड किया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, 10 बनाने के लिए कर रहे हैं। कोस इसके भी डिवाइड में और इसके भी डिवाइड में लेके जाता हूँ, सेपरेट तो कर सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कोस को इसके भी डिवाइड में लेके चले गए और कोस थीटा अपॉन कोस थीटा हमने ऐसे भी लिखा पूरे के डिवाइड में। कोस को इसके डिवाइड में लेके जा, 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, आपको समझ में आना चाहिए। 10th क्लास में अगर आप इतना नहीं समझ पाओगे फिर समस्या बन जाएगी भाई। इसके भी डिवाइड में लेके गए, इसके भी डिवाइड में, इसको इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, ऊपर नीचे कोस से डिवाइड किया और सोच साइन और कोस कितना बन गया, अब सर ये 10 बन गया, हाँ यही तो हमें बनाना था। कोस से कोस गया +1 बना, साइन अपॉन कोस 10 4 tan थीटा
माइनस कोस से कोस गया 1, यही तो बना था यहाँ पे देख, 4 tan थीटा प्लस 1, 4 tan थीटा माइनस 1, हम भी वही कह रहे थे, कोस कॉमन ले ले, डिवाइड कर दे, बस सिंपल है, समझ गया ना। तीसरा तरीका समझ, देख अब tan थीटा 5/2, tan थीटा कितना गिवन है 5/2, tan थीटा का मतलब बेटे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हम ट्रायंगल बनाएं और कोई भी एंगल थीटा कंसीडर करें, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर 5 गिवन है, ओके सर, बेस 2, ये रहा बेस। तो अब हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 कितने हो गए 29, तो ये आ जाएगा √29। तो परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आपके पास था, परपेंडिकुलर भी था, हाइपोटेनस आपने निकाला। अब इस पे आ जाओ, 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा, साइन की वैल्यू क्या होती है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस की वैल्यू सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना गिवन है सर, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 5, तो यहाँ पे 5 रखेंगे, हाइपोटेनियस √29, 5/√29, कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 2, हाइपोटेनियस √29, 2/√29, उसकी वैल्यू ऊपर रखेंगे, सेम वैल्यू नीचे रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तब भी आंसर यही आएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, उससे बेटर ये वाला तरीका है, या फिर ये वाला बोलो, दोनों सेम है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। आंसर देखो क्या कुछ दिया गया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आसान है एकदम, एक बात याद रखनी है बस, हो जाएगा। देखो मैं फिगर बना देता हूँ पहले, एक सर्कल आपको दिया गया है बच्चों, सर्कल के साथ साथ उसका सेंटर भी है, ये भैया 2 रेडियस हैं। अच्छा थोड़ा ठीक तरीके से बनाओ सर, क्या कर रहे हैं आप, रुको जरा सब्र करो, ये देखो ऐसा कुछ है, ठीक है। ये एक टेंजेंट भी आपको दी गई है, कहाँ पे है, ये रही। उसके अलावा एक कोड दी गई है, इसका नाम OPQ और ये भैया T। उसके अलावा आपको ये पूरा एंगल दिया गया है बच्चों 110 डिग्री। आपको पूछा गया है एंगल TPQ, बहुत आसान है, POQ, ये वाला एंगल पूछा है जो सेंटर पे बन रहा है। बताओ कौन बताएगा एंगल POQ कितना होगा। अच्छा थोड़ा दिमाग लगा, करना कैसे इसको, तुरंत खत्म हो जाएगा, सोच थोड़ा। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 110 है, हाँ, तो इधर वाला आ जाएगा 70, बिल्कुल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 70। टोटल देखो, टोटल 180 होता है, इधर वाला 110 है, तो इधर वाला कितना आ जाएगा, उधर वाला 70 आ जाएगा। एक बात याद रखनी है बस कि कोड और टेंजेंट के बीच में अगर एंगल बन रहा हो, कोई एंगल बन रहा है, सपोज दैट थीटा एंगल बन रहा है, तो जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो एंगल 2 थीटा होगा। सेंटर पे कौन बनाएगा, वही कोड बनाएगी सेंटर पे एंगल, बस इतनी सी बात। हाँ अगर ये 70 है, बिल्कुल है, ये वाला एंगल ये वाली कोड और ये वाली टेंजेंट के बीच में बन रहा है, नहीं बन रहा है, हाँ सर बन रहा है, ये वाली कोड और ये वाली टेंजेंट के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है 70, हाँ, और यही वाली कोड सेंटर पे एंगल बना रही है, देख ये बन रहा, हाँ यही वाली कोड से तो बन रहा है सेंटर पे, हाँ, तो ये 70 है तो इसका ट्वाइस करना है, थीटा है तो थीटा का ट्वाइस, 70 का ट्वाइस 140 आंसर। बस आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ये वाली बात याद रख लेना, ऐसा ही होता है, प्रूफ बाद में देखेंगे, बड़ा आसान है यार प्रूफ करना इसका, बट अभी मत देखो, अभी केवल इतना समझो, कोड और आपका एक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पे बनता है, सॉरी उसका डबल बनता है सेंटर पे, वही कोड बनाते हैं, ठीक है, हाँ। और अगर अच्छा ये इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं, अगर यहाँ से एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दे और यहाँ से यहाँ, अब सोच थोड़ा कि ये वाली कोड अभी तो सेंटर पे बना रही थी 140 का, और यही वाली कोड अब यहाँ पे बना रही है सामने वाली सरकमफ्रेंस पे, तो वो किसके बराबर होता है 140, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसके आधे के बराबर 70। तो थोड़ा दिमाग लगा लेना, अब कोड और टेंजेंट जो एंगल बना रही होगी उस एंगल का डबल उसी कोड से सेंटर पे एंगल बनता है, उसी कोड से सेंटर पे एंगल उसका डबल, 70 का दोगुना कर दो 140, और ये जो यहाँ पे बनता है उसी के जैसा यहाँ पे बनता है, ये 70 तो ये भी कितना होगा 70, इसी कोड से सामने वाली सरकमफ्रेंस पे। दोनों बात याद रख लेना। 8 पे आओ, बड़ा आसान है यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके जीरोस दिए गए हैं आपको, -√5/√2, एक साथ भी लिख सकते हैं √5/2, 2 जीरोस दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका, फॉर्मूला याद होगा तो बना लोगे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, इनका सम करना। अरे ये तो यार देख दोनों सेम ही तो है,
दोनों बिल्कुल सेम है, उसको एक साथ लिख ले उसमें रूट में। ये माइनस का है, ये प्लस का, जब इन दोनों को ऐड करेगा, ऐड करके जीरो नहीं आएगा, हाँ, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस तो आ जाएगा जीरो, एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 5/2, ये दोनों अंडर रूट में मल्टीप्लाई करना है, माइनस का है दूसरे वाला, सेम अंडर रूट में सेम सेम की मल्टीप्लाई होती है, वही आ जाता है, लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, देखो अंडर रूट 5 के अंडर रूट 5 में 5, अंडर रूट 2 के अंडर रूट 2 में 2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह पे -5/2। बच्चों 0 × x, ये तो पूरा ही 0 बन गया, तो बचा क्या आपके पास? सर हमारे पास बचा है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, ये तो 0 बन गया -5/2, बट ऐसा कोई ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो हम ऑप्शन बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे ऑप्शन में चेक कर लीजिए, हमारा ऑप्शन या तो बी में से हो सकता है या सी में से, क्यों? क्योंकि ए में और डी में एक्स वाली टर्म है, हमारे आंसर में एक्स वाली टर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, बी और सी बचा है। अब इसी को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बच्चों बी और सी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, कितना है? 8। सोचो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, लेकिन हमारा आया है एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2, 8 कैसे आएगा? अगर मैं पूरे में 8 से मल्टीप्लाई करूँ, सर ऐसा कर सकते हैं, हाँ, किसी भी पोलिनोमियल में ना आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो नंबर 0 नहीं होना चाहिए बस। अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 8x², यहाँ मल्टीप्लाई की तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 × 5 = 40/2, 40/2 का मतलब 20 ही होता है, तो 8x² - 20 आ गया, बिल्कुल सही बात है यार। इससे ये बन गया, और ये तो अपना ऑप्शन नंबर बी है, हाँ, तो क्या यही हमारा आंसर है? बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल सेम ही है बच्चों, 8x² - 20 जैसा ही है। सर ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटे। अच्छा सोच, थोड़ा दिमाग लगा, अगर आप 15 बनाने की कोशिश करते हो, हमारे पास है x² माइनस के 5/2, 15 बनाने की कोशिश करते हो तो आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15x² माइनस यहाँ 15 से 15 5 75/2 आ जाएगा, तो 15x² के साथ 75/2 आ रहा है, बट वो तो ऑप्शन में नहीं है, वहाँ पे आ रहा है 15x² माइनस के 6, 15x², तो आपने अपने आंसर का बना लिया x² की मल्टीप्लाई में 15 से मल्टीप्लाई करके, बट उधर वाला 75/2 बन गया, तो ये ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया ना, कि अगर x² की मल्टीप्लाई में 15 होना चाहिए था तो उसके साथ माइनस के 75/2 देना चाहिए था उसको, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम ठीक है। ये वाली बात आप पकड़ के बैठ जाना कि पॉलिनोमियल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो दे सकता है, बिल्कुल। 8 से दिया था उसने, देखो ध्यान से, x² में 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको ही पकड़ के बैठ जाओ। हमारा x² का कोफिशिएंट 1 था, तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी वाली टर्म में भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, सब में करोगे, तो यहाँ पे 8 × 5 = 40, 40/2 कितना हो गया? 20, तो 8x² माइनस के 20, 8 से मल्टीप्लाई करके बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जैसा बन रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, तो यही हमारा आंसर है। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। 9th की तरफ चलते फिर हम। जिंदगी चाँद है, कहीं कहीं है धूप, जिंदगी हर पल यहाँ, जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो। देखिए आओ चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्लास इंटरवल दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या है? 5, 9, 15, 10, 6। आपसे मीडियन क्लास पूछे, अरे निकल जाएगा। n/2 से जस्ट ग्रेटर देखना होता है, जस्ट ग्रेटर। सोचो क्या है ये? n/2, n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का सम। उससे 2 से मल्टीप्लाई लगाओ तो फ्रीक्वेंसी का सम निकालो, 2 से मल्टीप्लाई लगाओ। अच्छा वो लगाएंगे, उससे पहले CF निकालना होता है। जब भी आपसे वो मीडियन क्लास पूछेगा बच्चों, क्या पूछेगा? मीडियन क्लास। थोड़ा याद रखने वाली बात है, इसको मार्क कर लेना। अगर वो मीडियन क्लास पूछेगा, बात मीडियन की होगी, तो आपको CF वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनता है?
ये फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स का पहले वाला जो है उसको उधर ही रखो, उसमें ये वाला जोड़ दो। 9 और 5 14, यहाँ 15 और 14 29, उसको यहाँ रखो। इसको ऐड करो यहाँ 39 और 6 45। कोई दिक्कत वाली बात? ऐसे ही करना होता है। CF कैसे निकालोगे? पहले वाला यहाँ पे रखो, ये वाला उसमें ऐड करो, ये रहा। नीचे वाला इसमें ऐड करो, ये रहा। इसमें ये ऐड करो, ये रहा। इसमें ये ऐड करो, ये रहा। ऐसे लिखना है। सबसे लास्ट में जो आता है ना 45, वही इसका सम होता है। तो n कितना आ गया? 45। n का मतलब अभी बताया था ना, n क्या है? ये जो फ्रीक्वेंसी है सबका सम, वो कितना आता है? जो CF में सबसे लास्ट का मेंबर है। तो n 45 आ गया। हमने कहा था अभी n/2 निकालो। n/2 का मतलब 45/2। 45/2 का मतलब 22.5। उसके अलावा हमने लिखा है कि अगर मीडियन क्लास आपको निकालनी हो तो n/2 से जस्ट ग्रेटर उठा लो। ये वाली बात याद रखने वाली है। ये दोनों बातें कि मीडियन क्लास वाली बात आएगी या मीडियन की बात आएगी तो आप CF निकालेंगे, उसके अलावा n/2 चेक करेंगे जरूर। n/2 कितना है? n का मतलब कितना बताया अभी? n का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। क्या बताया आपने? फ्रीक्वेंसी का सम। सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, जो CF में लास्ट वाला मेंबर होता है वही फ्रीक्वेंसी का सम आ जाता है। आप ऐड करके देख लेना 45 पे आ जाएगा। उसका आधा करा तो बच्चों 22.5 बन गया। 22.5 से जस्ट ग्रेटर देखो, क्या 5 22.5 से बड़ा है? नहीं। 14 22.5 से बड़ा है? नहीं। 29, हाँ 29 22.5 से बड़ा हो गया। 39 45 भी 22.5 से बड़े हैं, बट उसको कंसिडर नहीं करेंगे। सबसे पहले 29 आ गया तो इसी को कंसिडर करेंगे। 29 में एक ऐसे बॉक्स बना दो। बिल्कुल बना दिया। इसके सामने पहुंचो। ये जो क्लास आपको दिखाई दे रही है ये बच्चों हो गई मीडियन क्लास, MC मीडियन क्लास। क्या बन गई बच्चों? मीडियन क्लास। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसने पूछा था अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अच्छा, मीडियन क्लास की अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या होता है? एक तो लोअर लिमिट, एक अपर लिमिट। ये जो मीडियन क्लास आपको दिखाई दे रही है, इससे पहले ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये हाँ, ये हो गया L लोअर लिमिट, ये हो गया 30U अपर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना हो गया बच्चों? 30। ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत वाली बात? क्या कुछ दिया गया? ध्यान से देखो। अच्छा, एक बात याद रखना, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले, अगर आपके पास एक सर्कल है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये अच्छा ऐसे ही सर्कल दिया गया है और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ये वाली आर्क से, और एक एंगल यहाँ पे बन रहा है सेम आर्क से, यही वाली आर्क बना रही है बच्चों, ठीक है, यही वाली। ये जो आर्क आपको दिखाई दे रही है, ये आर्क सर्कमफ्रेंस पे दो एंगल बना रही है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाली आर्क एक ये वाला एंगल बना रही है और एक ये वाला। तो बच्चों दोनों एंगल बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होता है? थीटा। ये क्यों बताया? ये यहाँ पे काम आने वाला है। 9th का रिजल्ट है, इस वजह से साइड में बताया, ये काम आएगा। यहाँ पे चेक करो कैसे काम आएगा, अभी बताते। यहाँ पे O है पॉइंट, सेंटर नहीं है सर्कल का, ठीक है, सर्कल का सेंटर नहीं है ये। अगर गिवन नहीं है तो सेंटर नहीं मानेंगे आप लोग। ये लाइन सर कैसी बना रहे हैं आप? ऐसे। ये आपको ODA दिया गया है, OBC दिया गया है। थोड़ा सोचो, मेरे को एक बात बताओ आप लोग, ये वाला एंगल उसने दिया है 80 डिग्री, ठीक है, ये 80 डिग्री तो ये भी 80 हो जाएगा, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। OD OA के बराबर दी गई है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, OA बराबर OD है, तो बोला है ट्रायंगल ODA एंड OBC के बारे में आप बताइए। ऑप्शन 4 है आपके पास। क्या ये ऐसा तरीका यहाँ पे भी लग सकता है कि ये वाली आर्क से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो बन रहा है दोनों बराबर? हाँ सर, ये देखो AC आर्क से एक एंगल ये बन रहा है, ये रहा, और ये एक एंगल ये बन रहा है यही वाली आर्क से, ठीक है, एक एंगल ये बन रहा है ये वाला, दोनों एंगल बराबर। हाँ, पर ये कैसे निकालोगे? अरे सोचना, अगर ये इसके बराबर है और ये 80 है, ये वाले इसके बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होते हैं। OD बराबर OA, तो ये दोनों अपोजिट एंगल भी क्या हो गए बच्चों? इक्वल हो गए। हाँ, अगर ये x है तो ये भी कितना है? x। तो दोनों x को जोड़ो 80 के साथ 180 के बराबर, x और x 2x, 180 से माइनस करेंगे 80, उधर चला जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा? 100, 2 से डिवाइड लगाओ 50, तो ये वाला आ गया 50, और ये भी कितना आ जाएगा? 50। देखो अगर ये 50 है तो ये भी सीधा सीधा 50 लिख देंगे। हाँ, इन दो ट्रायंगल में ODA और OBC में
ओ डी ए ओ बी सी ट्राइंगल में एक तो ये वाला एंगल इक्वल हो गया, बिल्कुल सही बात। ये वाला 50 है तो ये वाला भी कितना हो गया 50। अच्छा ये भी इसी के बराबर हो जाएगा अगर आप ऊपर से उसको आर्क मानोगे। एक एंगल ये बन रहा, एक एंगल, बट उस पर जाने की जरूरत नहीं है। दो ट्राइंगल में अगर दो ही एंगल इक्वल आ जाते हैं, ये वाला 80 ये वाला 80, ये वाला 50 ये वाला भी 50, तो अगर दो ट्राइंगल में एक ये रहा एक ये रहा, दो ट्राइंगल में दो एंगल भी इक्वल आ जाते हैं, दोनों बन जाते हैं सिमिलर। अच्छा ये 50 है ये 80 है तो ये भी तो 50 वैसे भी आने वाला है ना, तीनों को ऐड करके 180 के बराबर रख लेना, वहाँ से भी आ जाएगा। अच्छा तो एक बात बताओ, ये दोनों बराबर हो गए 50, तो ये वाला भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ये वाला तो वैसे ही आइसोसेलेस बन रहा था, और दोनों साथ साथ में सिमिलर, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल आ जाते हैं तो सिमिलर बन जाता है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो दोनों सिमिलर भी हैं। क्या है? दोनों सिमिलर भी है, उसके साथ साथ आइसोसेलेस भी हैं। तो कौन सा ऑप्शन जा रहा है? बी। तो बी ऑप्शन पे लगाओ, आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में बोला है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसके रूट के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, इरेशनल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, नॉट रियल, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल। तो ये सब बातें डी बताता है। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। डी आपको रूट के बारे में बताता है। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बी मतलब क्या है? जो एक्स की मल्टीप्लाई में, एक्स की मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 1 स्क्वायर माइनस के 4। ए की मल्टीप्लाई मतलब ए मतलब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कौन है? 1 है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में जो होता है मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेसिकली है ना। सी क्या है? -1 है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 और 1 क्या आ गया? 5 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 आ गई। तो हमारे जो रूट होने वाले हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, ये तो बात पक्का हो गया। बट अभी रुको, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड इक्वल वाला ऑप्शन है, रैशनल वाला है, नॉट रियल वाला है। तो इक्वल तो रूट नहीं आएंगे। जब भी बच्चों डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती है तो आपके रूट होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब दोनों वास्तविक रियल होते हैं, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। फिर क्या करें? कुछ भी नहीं करना, फिर वो काम आता है। क्या काम आता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइडेड बाई 2a। याद है? बिल्कुल याद है, क्योंकि हमारा डी से ना रूट के बारे में काम नहीं चल रहा। डी का मतलब होता था रूट के बारे में बताना। ये रूट के बारे में बता रहा है कि भैया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट जैसा आपको ऑप्शन कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। नोट रियल आ रहा है, वो तो नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन रियल एंड इक्वल, वो भी नहीं है। तो ए और सी ऑप्शन बचा है। बट ए और सी ऑप्शन में इरेशनल की बात बोली गई है और रैशनल की बात बोली गई है। डी हमें इरेशनल और रैशनल नहीं बताता है, डी हमें रियल बताता है, डिस्टिंक्ट बताता है ना। उसके अलावा क्या क्या बताता है मैं लिख देता हूँ। डी की वैल्यू अगर 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट बताता है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बताता है। डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो नॉट रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आप बात नोट करके चलेंगे। क्या इसके अलावा आपको डी और कुछ बताता है? नहीं बताता है। वो इरेशनल और रेशनल कौन बताएगा? ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो आपने ये d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला? 5, तो इसकी जगह पे 5 रखेंगे। माइनस b की वैल्यू कितनी है? 1, तो -1 प्लस माइनस यहाँ पे अंडर रूट 5 आने वाला है, अंडर रूट के अंदर आएगा डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 2 1 जा 2, a की जगह पे 1 रखोगे 2 1 जा 2 बन जाएगा। अब सोच थोड़ा, क्या सोचना है? सोचना ये है कि आपकी x की वैल्यू मतलब x मतलब 0 तो होता था, वो कितना आया? -1 प्लस अंडर रूट 5/2, 2 आ गए ना। एक तो -1 प्लस अंडर रूट 5/2 आ गया, बिल्कुल सही बात। दूसरा क्या आया? -1 माइनस अंडर रूट 5/2 आया। हाँ, ध्यान से देख, ये दोनों रूट अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं बेटे। ये यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, लेकिन ये प्लस है और ये माइनस, तो इस प्लस और माइनस ने इनको अलग अलग कर दिया। बट उसके साथ साथ अंडर रूट में अगर वैल्यू आ गई तो इरेशनल बन जाता है। हाँ, तो ये इरेशनल भी हैं और साथ साथ में डिस्टिंक्ट भी हैं। तो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट के साथ जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। समझ गए?
तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि हमें डी रियल एंड इक्वल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नॉट रियल रूट के बारे में बताता है, रेशनल और इरेशनल के बारे में नहीं बताता है। वो फॉर्मूले से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जब हम फॉर्मूले के पास जाएंगे -b + -√b² - 4ac / 2ak, डी की वैल्यू जो 5 आई है उसको वहाँ पे रखेंगे तो √5 आ जाएगा। b की वैल्यू भी रख दिया -1 प्लस √5/2। अब ये माइनस के साथ लेंगे एक बार प्लस के साथ लिया है, ये आ गया। माइनस के साथ लोगे तो -1 - √5/2 आ गया। दोनों अलग अलग वैल्यू आई है क्योंकि ये प्लस है और ये बीच में माइनस है, और दोनों इरेशनल है। ये भी वैल्यू इरेशनल, ये भी इरेशनल। इरेशनल और अलग अलग, इरेशनल और अलग अलग का मतलब इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आप? इजी था, हाँ आसान ही था, उतना मुश्किल नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। थीटा की वैल्यू गिवन है 30, 3 tan थीटा पूछा है। बच्चों आसान है एकदम, tan 30 रखो थीटा की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो 3 × 1 = 3, 3/√3, ऑप्शन सी। चलो क्वेश्चन नंबर 13। द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 2/3 πr³। कितना गिवन है? 396/7 गिवन है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है हेमिस्फीयर का। टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। r चाहिए होगा, r यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, r³ कितना आ जाएगा बच्चों? 396/7, 3 उधर लेके जाओ × 3, 2 नीचे लेके आओ × 2, पाई भी नीचे लेके आओ, ये रहा। इसको सोल्व करते हैं। 7 से कट रहा गया, 7 × 5 = 35, नहीं 2 से डिवाइड कर दो। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 198 × 3 डिवाइडेड में कितना है? 7। अच्छा ये पाई की वैल्यू रखो 22/7, 7 से 7 भी गायब हो गया बच्चों। ऊपर 198 × 3/22 गायब करो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 8 88, 2 9 = 18, 9 3 = 27 आ गया बच्चों। r³ आ गया 27। r³ अगर 27 आ गया तो r की वैल्यू 3। हाँ सर कोई भी बता सकता है। अरे 27 को 3 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? हाँ, 3 से 3 गायब, r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। r की वैल्यू 3 आ गई, उठा के यहाँ रखो। टोटल सरफेस एरिया पूछा था ना हेमिस्फीयर का, 3πr²। 3 × पाई की वैल्यू 22/7 × r², r की वैल्यू कितनी आई थी? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 27, या 3 की मल्टीप्लाई 22 में करो, 66 × 9/7। ऐसा कुछ सबके अपोन में 7 है। और 594 अरे कहाँ चला गया? 594, हाँ ऑप्शन नंबर बी। चलो कैलकुलेशन थी यार, कुछ भी नहीं था। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा आसान है। एक बैग में 24 बॉल हैं। टोटल बॉल्स कितनी है बच्चों? 24। 4 ब्लू बॉल कितनी है? 4। ग्रीन बॉल कितनी है? 11। और बाकी बची वाइट बॉल है, बोला ना, एंड रेस्ट आर वाइट। जितनी भी बची है सारी वाइट है। अरे यार 24 तो टोटल है। ब्लू 4 हो गई, ग्रीन 11, 11 और 4 कितना हो गया? 15। तो वाइट बॉल कितनी बची यार? 9। टोटल तो 24 है ना, ग्रीन और ब्लू मिला के 15 हो गई, तो टोटल 24 थी, ये दोनों ही 15 हो गई, तो 9 ही तो बची। हाँ, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछे? द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज वाइट। आपने रैंडमली एक बॉल उसमें से निकाल लिया, वाइट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इज इक्वल टू, वाइट है 9 और टोटल बॉल है 24। 3 से डिवाइड करो, 3 3 = 9, 3 8 = 24, 3/8। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बड़ा ही आसान थे ये भी। क्वेश्चन 15, उससे पहले रफ करना पड़ेगा, ठीक है? नोट इट डाउन फास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बेहद आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी। बोला है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5। अच्छा देखो, -4, -5 सेकंड क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 यहाँ कहीं, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में,
1 2 3 4 5 -4 कोमा -5, यहाँ कहीं पॉइंट होगा -4 कोमा -5। उसने ये पूछा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट बताओ जो ए वाले पॉइंट के सबसे पास हो। सबसे पास तो यही वाला पॉइंट है भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चले जाओ, तो ये वाला पॉइंट जो है वही सबसे पास है। ये वाला पॉइंट कितना है 1 2 3 4 4 है, तो -4। अब क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो -4 कोमा 0 यही पॉइंट एक्स एक्सिस पे इससे सबसे पास है। अगर दूसरा पॉइंट चेक करोगे ना ये, तो ये भी दूर है, ये भी दूर है, ये भी दूर है, बाकी सारे पॉइंट जो इसके आजू बाजू होंगे सारे के सारे पॉइंट ये वाले पॉइंट से दूर हैं। केवल यही बिल्कुल सामने जो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करोगे -4 से है ना, -4 पे ही जाएगी है ना, तो -4 कोमा -5 था सबसे नियरेस्ट पॉइंट। ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा -4 कोमा 0। ऑन द वाई एक्सिस पूछ ले तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 और वाई वाला पॉइंट वही रखना होता है -5। समझ गए ना आप लोग। सबसे पास वाला पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पूछे तो -4 वही वाला और साथ में एक्स की वाई की वैल्यू 0। फ्रॉम द वाई एक्सिस या फिर सॉरी फ्रॉम द बोल रहा हूँ ऑन द वाई एक्सिस, ये वाले पॉइंट के सबसे नियर पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पूछे तो एक्स की वैल्यू 0 चिपकाओ, वाई की वैल्यू वही रख दो, ठीक है। माइनस प्लस में जो भी होगी आप देख लेना, वही वैल्यू रखी जाएगी। अगर मान लो ये हो जाता 4 और 5, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट पूछता जो इससे सबसे पास हो तो 4 कोमा 0, वाई एक्सिस पे 0 कोमा 5, क्या सोचना है इतना है, ठीक है। 15 क्वेश्चन, सॉरी 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। बच्चों इसका आंसर सीधा याद रखना है, मीडियन। मीडियन सबसे मिडल मोस्ट आंसर देता है। उसने बोला है ना विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। डाटा का मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, बीच वाला ऑब्जर्वेशन कौन देता है? मीडियन ही देता है, सबसे एक्यूरेट मीडियन देता है, ठीक है। समझ रहे ना, मान लो 2 3 4 5 ऐसे लिखा हो, बोला हो कि मीडियन बताओ, तो वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। सबसे पहले डाटा को, हाँ ऑलरेडी है तो 2 यहाँ से छोड़ो और 2 वहाँ से, बीच वाला क्या है ये 4, यही अपना मीडियन होता है। हालांकि फॉर्मूला वगैरह मीडियन स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, वो भी ठीक है। अगर मान लो इसके साथ सर ये 2 3 4 5 6 7 दे देता, फिर क्या करते, 3 यहाँ से और 3 वहाँ से, छोड़ दो, बीच में क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो ये बीच के 2 ले लो, 5 और 4 9, 9 का आधा कितना हो गया 9/2 मतलब 4.5, 4.5 आंसर हो जाता। तो मीडियन ही मिडल मोस्ट वैल्यू देता है, तो इसका आंसर क्या हुआ मीडियन। जब 1 2 3 4 5, जब 5 मतलब ओड, अगर ओड नंबर होते हैं तो 5 का आधा करो, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 तो नहीं कुछ छोड़ सकते आप, 2.5 से नीचे आ जाओ 2, तो 2 डिजिट इधर छोड़ो 2 डिजिट उधर छोड़ो, जो बीच में होता है वही मीडियन होता है। समझ गए क्या आप लोग? हाँ, उससे पहले डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है 6 का मतलब इवन, 6 का आधा करो 3, तो 3 छोड़ना है, 3 आगे से 3 पीछे से, शुरू से 3 छोड़ो, बाद से 3 छोड़ो, वो जो ये जो बीच के ही बचे हैं, मतलब 1 2 3 1 2 3, शुरू से थर्ड और लास्ट से थर्ड वाली पोजीशन पे पहुंच जाओ, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। ओड वाले केस में सबसे ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। ओड वाले केस में सबसे आसान होता है। मान लो आपको संख्या 13 दे दी, टोटल कितने ऑब्जर्वेशन दे दिए 13, और सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, तो आप कौन कौन से छोड़ोगे? 13 का आधा करो 6.5, अब इसमें से 6 लेना है, तो 6 आगे से छोड़ो 6 पीछे से, जो बीच वाला होता है वही आपका आंसर। और अगर ये 14 हो जाता तो 14 का आधा करो 7, तो 7 आगे से छोड़ो 7 पीछे से, जो शुरू से 7th वाली पोजीशन है, जो लास्ट से 7th वाली है, बीच वाले दोनों ले लो, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, वही अपना मीडियन है। ये वाली बातें थोड़ी सी आप लिख लेना, कहीं पे याद कर लेना, ठीक है। ओड वाले, और उससे पहले ये याद रहे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डाटा को अरेंज करना है। ओड होता है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, मान लो 5 है तो 5 का आधा 2.5 का मतलब 2 पे लेके आ जाओ, 2.5 तो नहीं छोड़ सकते ना, 2.5 से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। 1 2 3 4 5, टोटल ही 5 है, कितना आया है 2.5 आया है, 2.5 आया है ना। 2.5 को या तो 2 लेके जाओगे या 3 लेके जाओगे। अगर 3 लेके आओगे तो 1 2 3, शुरू से 3 छोड़ दिए तो बाद से कैसे 3 छोड़ोगे? हाँ नहीं छोड़ सकते ना, तो 2 छोड़ते हैं हम इस केस में, मतलब उससे कम वाला, तो शुरू से 2 छोड़ो, बाद से 2 छोड़ो, जो बीच वाला होता है वही अपना आंसर। और इवन वाले केस में तो डायरेक्ट ही निकल जाता है, 6 का आधा 3 और 3, उधर से 3 इधर से 3,
जो बीच वाली पोजीशन पे दोनों आते हैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। खैर कुल मिला के क्वेश्चन तो ये था, मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन देता है, याद रहे मीडियन देता है। हाँ चलो 7th क्वेश्चन 17 सॉरी, बेहद आसान। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, बात नोट करें, बोला है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर पॉइंट, जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होता है वो x, 0 जैसा होता है। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में बोलता पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस तो पॉइंट ले लेता 0, y। तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बोला है तो पॉइंट ले लेंगे x, 0, ठीक है। पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस जॉइनिंग द लाइन सेगमेंट, 2 पॉइंट गिवन है आपको, एक पॉइंट ए गिवन है 2, -3, एक पॉइंट बी गिवन है बच्चों 5, 6, ये 2 पॉइंट आपको गिवन है। और पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो पॉइंट, एक्स एक्सिस मत ड्रॉ करना, कुछ नहीं ड्रॉ करना, बस सोचो। वो कहा है पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बोला है, एक्स एक्सिस पे जो कोई पॉइंट होगा वो इसके जैसा होगा, मतलब x, 0 जैसा कोई पॉइंट होगा जो ए बी लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। बस ये वाली बात आपको समझनी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये भाई, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, सारे करके जाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा। सैम्पल पेपर लगा के जाओगे ना कुछ तो बस काम बन जाएगा, थोड़ा आइडिया लग जाएगा पेपर को सोल्व कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है टाइम, ठीक है। हालांकि मुझे टाइम लगता है समझाने में, क्योंकि मुझे चीज़ें समझानी होती, करनी होती तो अब तक का कर देता सारा। तो बोला ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए और बी पॉइंट आपको दिया गया है, हाँ, और पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस मतलब x, 0 जैसा कोई पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में क्या कर रहा है, डिवाइड। तो बताइए पॉइंट कितना होगा, हाँ पॉइंट ही पूछा है ना, द पॉइंट इज, पॉइंट कितना होगा बच्चों, याद है क्या सेक्शन फॉर्मूला, x = m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। हाँ y की वैल्यू निकालते तो m1y2 + m2y1, m1 + m2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ये होते थे बच्चों x1 ये रहा, x2 ये रहा, सॉरी x1 ये y1 है बेटे, y1 ये x2 और ये y2, और ये x की वैल्यू x ही है और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 0, हमें x की वैल्यू निकालनी है। बीच वाला तो x और y लेते हैं, ये x1 y1 x2 y2। तो इसको थोड़ा रफ करता हूँ मैं, फिर फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, आंसर आ जाएगा। आसान है, उतना मुश्किल नहीं है बेटे। देखो x = m1x2, ये रहा, शुरू वाला m1 माना जाता है, दूसरे वाला m2, m1 की वैल्यू 1, x2 ये रहा 5 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है सर ये रहा 2, m1 + m2 2 और 1 3, 5 1 जा 5 + 2 2 जा 4 3, 5 4 4 9/3, 3 3 जा 9 3, x की वैल्यू कितना आ गई 3, पॉइंट क्या था x, 0 जैसा ये रहा, तो कितना आ गया 3, 0। आगे बढ़ो, ऑप्शन लगाओ, कौन से 17 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, अरे बेहद आसान, इधर देख ले। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड, एक बात याद रहे, रेड वाले टोटल कार्ड होते हैं 26, कितने होते हैं 26 बच्चों, 26 ये 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, डायमंड में और हार्ट में, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा 26 तो टोटली बता देता हूं मैं एक बारी, टोटल कार्ड के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट कोई बात नहीं। देखो कार्ड के बारे में बताता हूं थोड़ा पहले। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, हाँ, उसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, बिल्कुल सही बात। रेड में 13 13 डिवाइड होते हैं, ब्लैक में भी 13 13 डिवाइड होते हैं। 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, ब्लैक में 13 स्पेड होते हैं और 13 क्लब होते हैं। ये वाली बात आप याद रखना बच्चों। इन तीनों डायमंड में 3 फेस कार्ड होते हैं, याद रहे, किंग, क्वीन, जैक, ये फेस कार्ड माने जाते हैं 3,
और बाकी सब कार्ड्स होते हैं, नंबर वगैरह लिखा रहता है उन पे, ठीक है। किंग क्वीन जैक एक एक् भी होता है बट वो फेस में नहीं आता, तो याद रहे किंग क्वीन जैक ये 3 फेस कार्ड होते हैं डायमंड में, ऐसा ही होता है हर्ट में, ऐसा ही स्पेड में, ऐसा ही क्लब में, बस ये वाले ब्लैक वाले होते हैं, ये वाले रेड वाले होते हैं। तो किंग क्वीन जैक 3 हो गए कार्ड जो डायमंड के हैं, ऐसे ही 3 हो गए कार्ड जो हर्ट के हैं, ये 3 ये वाले और 3 ये वाले। क्या ये सारे के सारे, याद रहे मेरी बात, 26 रेड में ये और ये भी रेड के ही हैं बच्चों, डायमंड और हर्ट भी रेड का ही होता है। रेड के अंदर, डायमंड के अंदर 3 होते हैं, हर्ट के अंदर भी 3 होते हैं, 3 और 3 टोटल हो गए 6, तो 6 फेस कार्ड होते हैं रेड के अंदर, जो कि 3 डायमंड में और 3 हर्ट में। उसने क्या, ऐसा ही इधर होता है, उसने क्या बोला था, उसने बोला था प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड टोटल कितने हैं, 3 ये रहे और 3 यहाँ पे 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं 6, टोटल आउटकम कितने हैं 52, ये हमारा आंसर। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। ओके 18 बड़ा ही आसान है, असर्शन रीजन स्टार्ट हो गया। देखो HCF ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2, बिल्कुल सही बात है, ये तो एकदम करेक्ट है। इवन नंबर होते हैं ना, कंसेक्यूटिव अगर इवन नंबर लेते हैं, हाँ, तो उनका HCF बेटे बच्चों हमेशा ही 2 होता है, हमेशा ही 2 होता है। मान लो 2 4 ले लो, HCF कितना होगा 2, 4 6, HCF कितना होगा 2, 12 14 16 18, सब का HCF कितना होगा 2, याद रहे, ये तो बिल्कुल सही है। इवन नेचुरल नंबर ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, ये भी बात ठीक है, इवन नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, बट इसका कोई लेना देना थोड़ा ही है। ये तो HCF के बारे में बात कर रहे हैं और ये डिविजिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, बात तो दोनों ही ठीक है, बट रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए 19 ही था ये, 20 में बोला है इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर, इसको थोड़ा रफ करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोला इफ द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज रिड्यूस, रेडियस को आधा कर दिया, मतलब मान लो पहले r थी तो r/2 हो गई, टू इट हाफ, एंड एंगल इज डबल्ड, एंगल अगर थीटा था तो 2 थीटा हो गया, ठीक है। देन द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर, बच्चों सोचो ये सर्कल है, हाँ ये सेक्टर बन रहा होगा, हाँ सेक्टर का पैरामीटर क्या होता है, सर ये सेक्टर ही बना लेते हैं पहले, ये रहा सेक्टर का पैरामीटर, मतलब एक तो ये लेंथ ऑफ आर्क, साथ में ये रेडियस और ये रेडियस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो रेडियस और रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद है, θ/360 2πr, ये होती है बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। उसने बोला है पैरामीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन सेम, पैरामीटर जो होगा सेम रहेगा, पहले चेक कर लेते हैं। पैरामीटर सेक्टर का r प्लस θ/360 2πr, शुरू वाला चेक कर लेते हैं, जब नॉर्मल बात हो रही हो r और थीटा पे, r और r 2r हो गए, थीटा का थीटा रहने दो, 360 2πr ऐसे ही रहने दो, शुरू वाला पैरामीटर ये है। अगर आप नया पैरामीटर निकालो जिसको P1 नाम देते हैं, r को तो r/2 किया है, तो r/2 प्लस r/2 चेंज कर दिया ना, अभी तो r था, अब कर दिया उसने r/2 और r/2, ठीक है। और एंगल को जहाँ पे थीटा था वो 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा, 2 θ/360 2πr, r/2 भाई r/2 ये तो ऐड करोगे r ही बन जाएगा, हाँ 2 दूनी 4 θ/360 2πr, 2πr रखो यहाँ पे, 2 ही रखो, ये वाला 2 यहाँ पे बाहर कर लो। अच्छा सोच, ये तो r है, यहाँ पे 2r था, हाँ ये 2πr, ये रहा 2πr, θ/360 ये रहा, देखिए ये तो पहले वाला बन गया ना, जो एंगल ऊपर बन, मतलब जो पैरामीटर सर्कमफ्रेंस का ऊपर बन रहा था, सर्कमफ्रेंस ये छोटी सी आर्क का जो बन रहा था, हाँ ये रहा, उसका डबल हुआ है, हाँ आर्क का डबल हुआ है, और रेडियस आधी हो गई,
लेकिन पैरामीटर जो नया बना है उसको हम ये थोड़ा ही बोल सकते हैं वो ट्वाइस हो गया। अगर वो ट्वाइस होता तो नया वाला पैरामीटर पुराने वाले के 2 टाइम आता ना, ऐसा तो आ ही नहीं रहा है। इस सारे में से अगर 2 कॉमन आ जाता तो 2 को बाहर लिख देता, अंदर वाला उसके बराबर ही बन जाता, बट वो तो बन ही नहीं रहा है। यहाँ पे इसका लेंथ ऑफ आर्क का ट्वाइस हुआ है, केवल रेडियस का ट्वाइस नहीं हुआ है। अगर रेडियस का भी ट्वाइस हो जाता तो 2 कॉमन ले लेता और ये जो अंदर बचता ये पहले वाला बन जाता, तो 2 बाहर और पहले वाला तो 2p बन जाता, लेकिन ऐसा बन ही नहीं रहा है। रेडियस कम हो गया, देख यहाँ पे 2r था तो यहाँ पे r रह गया, यहाँ पे ये था θ/360 2πr, उसका डबल हुआ है, इसका आधा हो गया, इसका डबल, लेकिन ओवरऑल पैरामीटर डबल नहीं हुआ है। तो ये तो बात गलत है। उसने बोला था कि पैरामीटर ऑफ द सेक्टर रिमेन सेम, सेम रहेगा, सेम भी नहीं है, ना ही तो पूरा डबल हुआ है और ना ही सेम है। अगर सेम होता तो केवल इसके जैसा बनता ना कि यहाँ पे 2r है तो यहाँ पे 2r आता, यहाँ पे θ/360 2πr है तो यहाँ पे θ/360 2πr आता, यहाँ पे 2 आ गया, इसका डबल हो गया, इसका आधा हो गया, सेम सेम नहीं रहा, तो ये तो बात हो गई गलत। समझ गए ना आप लोग? हाँ, ना तो ट्वाइस हुआ है, ना ही हाफ हुआ है, ना टोटल पैरामीटर P1 है वो ना तो टोटल ही ट्वाइस हुआ है, ये डबल हुआ है केवल, ये आधा हो गया, सेम सेम भी नहीं बन रहा है, तो सेम नहीं बन रहा है। अगर सेम नहीं बन रहा है तो असर्शन गलत, और ये केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी की असर्शन ए इज़ फॉल्स। रीज़न चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ट्रू ही होगा, ठीक है। अगर ए गलत हो जाता है तो बाद वाला चेक मत करो, तो ये जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की तरफ चलते हैं हम लोग।